Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. And today I am going to discuss the use and misuse of antibiotics. So let's move to the class board. So dear students, use and misuse of antibiotics. So now you are very much familiar with this word antibiotics. So let us talk about the origin of this word. So first of all, its origin, the word antibiotic is a Greek word and composed of two parts, anti which means against, and bios meaning life. Clear? Against the life. But students, अगर हम इसको collective form में अगर define करने की कोशिश करें, so antibiotics, these are basically the chemical and the therapeutic agents which are used to kill the infectious agents. Clear? तो हमने इसको दो तीन तरीकों से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, antibiotics are the chemical substances or chemical which are used to kill or to inhibit the growth of microorganisms especially बैक्टीरिया. तो एक तो ये तरीका है इसको डिफाइन करने का, यानी कि ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करने के लिए यानी उनको मारने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स. या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्पेशली द बैक्टीरिया, ठीक है, स्पेशली दे आर बैक्टीरिया जिसके खिलाफ ये काम करते हैं ये केमिकल्स. या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और द एंटीबायोटिक्स आर chemotherapeutic agents or substances which are used
which are used to treat infectious diseases. क्लियर? तो ऐसे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट या सब्सटेंसेस को भी हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि आमतौर पर इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ काम करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो वर्ड्स है, लेट अस सी। सो कीमो मीन्स केमिकल, दे आर द केमिकल्स, क्लियर? एंड थेराप्यूटिक्स और थेराप्यूटिक आमतौर पर हम एक बाकायदा तौर पर एक पूरा सब्जेक्ट है, एक अलग से जो है ये डिसिप्लिन है, जिसमें डिजीज़ और उसकी डायग्नोसिस, उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी जो है वो कॉजेज, एवरीथिंग दैट इज स्टडीड। सो थेराप्यूटिक्स इट इज रिलेटेड टू डिजीज ट्रीटमेंट, क्लियर? सो डिजीज में इसमें हर तरह की हम पॉइंट्स को शामिल करते हैं। वी डिस्कस फ्रॉम द एटियोलॉजी, मीन्स उसकी कॉजेज़ की क्या हो सकती हैं किसी भी डिजीज़ की, फिर उसमें उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उसको हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए ये वर्ड है थेराप्यूटिक्स। तो यहाँ पर वर्ड है कीमोथेराप्यूटिक्स, यानी ऐसे केमिकल्स जो कि आमतौर पर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये डिजीज़ कौन सी हैं? ये ख़ास तौर पर जो डिजीज़ हैं, दे आर द इन्फेक्शियस डिजीज़। अब उसको भी लेकर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी, प्रीवियस लेक्चर में, कि दो तरह के केमिकल्स हैं जो कि डिजीज़ हो जाने के बाद इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर। एक तो है एंटीबायोटिक्स और दूसरा था कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ये यूजुअली दे आर सेम एक्सेप्ट वन डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या था डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। एंटीबायोटिक और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में इन दोनों के जो ओरिजिन है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, उसमें डिफरेंस होता है। जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, इनका जो सोर्स होता है वो सिंथेटिक होता है, या दे आर सिंथेटिक ड्रग्स, दे आर सिंथेटिक केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जबकि एंटीबायोटिक्स, इनकी जो नेचर होती है, इनके जो जहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जहाँ से ये बनाए जाते हैं, दैट इज नेचुरल, क्लियर? तो ये फ़र्क आपने जहन में रखना है। दूसरा यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो द डिजीजेस, ये अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है बायोलॉजी में, इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो द डिजीजेस which are caused by bacteria, viruses and microscopic fungi, and the parasites. Parasites are called infectious diseases. क्लियर? तो ये टर्म आगे कई दफ़ा इस्तेमाल होगी, इसलिए ये मैंने इसको मज़ीद क्लियर कर दिया, इसको लिख दिया आपके लिए। जैसे कि लाइक नेमोनिया, लाइक एंथ्रैक्स, लाइक कॉलेरा, जो हमने इससे प्रीवियस कितने सारे डिजीज़ के डिस्कशन की थी, पैस्चर से रिलेटेड, रॉबर्ट कॉच से रिलेटेड। सो दीज डिजीज़ आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज़। ग्रेड 9 में आपने पढ़ा था कि दुनिया में जो मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसमें से एक ये थी, ठीक है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरा दैट वाज पॉल्यूशन, एंड नंबर 3 देयर वाज ओवर पॉपुलेशन, क्लियर? तो ये बेसिकली ये ऐसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत जल्द, जो बहुत रैपिडली
जो है वो प्रिवेल करते चले जा रहे हैं और आगे की तरफ ये मूव कर रहे हैं. Now, dear students, their synthesis, how these are synthesized. The synthesis of antibiotics. यानी ये कहाँ से बनवाई जाती हैं, ये कहाँ से हासिल की जाती हैं. So the antibiotics are synthesized and secreted by bacteria. So these are the major sources from where the antibiotics are being synthesized. Dear students, इसके अलावा apart from these organisms, living organisms, antibiotics are nowadays also being synthesized in the laboratory or laboratory, but their origin is natural or living cells. तो ये मैं फ़र्क आपको पहले भी बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ कि एंटीबायोटिक्स का जो सोर्स है वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, जबकि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स आमतौर पर वो सिंथेटिक होते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स जो नेचुरली अकरिंग नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने खुद से एक्सपेरिमेंट्स कर करके और मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स खुद से सिंथेसाइज किए, तो वो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में आएगा, ठीक है. हैं वो भी, उनका एक्शन भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के खिलाफ है. तो ये अपने बेसिक डिफरेंस आपने इसमें ये जहन में रखना है. यहाँ पर एक वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एक्टिनोमाइसिटीज. सो आई एम कमिंग टुवर्ड्स दिस वर्ड एक्टिनोमाइसिटीज. सो बेसिकली द एक्टिनोमाइसिटीज ये हैं तो बैक्टीरिया, देयर आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ये रिजेंबल करते हैं फंजाई के साथ, ये इन बिटवीन है, ठीक है. अगर हम इसको जनरल कैटेगराइजेशन में देखेंगे, सो एक्टिनोमाइसिटीज दे आर, it is a word which is used in our book, actinomycetes. So basically they are bacteria. But also resemble fungi. अब fungi से किस तरह से ये resemble करते हैं? That they form हाइफी फिलामेंट्स होती हैं. हाइफी फंजाई के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो हाइफी से बनी होती है, फिलामेंट से होती है बनी हुई बॉडी, क्लियर. उनकी जो माइसीलियम जिसको हम कहते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे आगे चलकर, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. तो ये इस सेंस में रिजेंबल कर रहे हैं फंजाई के साथ. माइसीड्स जो है ये वर्ड बेसिकली फंजाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे जाइकोमाइसीड्स एंड द बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूट्रोमाइसीड्स एंड द एस्कोमाइसीड्स वगैरह वगैरह, ये इस तरह से वर्ड इस्तेमाल होते हैं. लेकिन यहाँ पर एक्टिनोमाइसीड्स ये रिजेंबल करते हैं फंजाई में इन द सेंस दैट दे फॉर्म हाइफी, बट दे आर नॉट फंजाई, दे आर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के ही ग्रुप में क्यों इसको शामिल किया गया? बिकॉज
they are these means the actinomycetes are included in bacteria because तो क्या वो क्या ऐसी चीज हो सकती है डियर स्टूडेंट्स की जिसकी वजह से हमने इसको बैक्टीरिया वाले ग्रुप में शामिल कर दिया? बिकॉज दे आर, सो व्हाट इज द आंसर? सो फंजाई और बैक्टीरिया में मेजर डिफरेंस क्या डियर स्टूडेंट्स? यस, आप पढ़ चुके हैं, डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं. सो द मेजर डिफरेंस इज दैट द बैक्टीरिया दे आर प्रोकैरियोट्स while the fungi they are eukaryotes. तो चूंकि जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं इसके जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर लेवल पे बात करते हैं, सो दे आर प्रोकैरियोट्स. सो इन दैट वन सेंस चूंकि मेजर स्ट्रक्चर जो है इनका वो बैक्टीरिया के साथ मिल रहा है, लेकिन ग्रो किस तरह करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हाइफे. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्टिनोमाइसीट्स. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं इसके यूज़ की तरफ. तो यूज़ जो है जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के खिलाफ हम इसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं. सो वन मस्ट नो, वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मोड ऑफ एक्शन. पहली बात तो ये उस एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए, वो किस तरह से बॉडी के अंदर जाएगी, किस पाथवे के जरिए जाएगी, किस तरह से वो एक्ट करेगी, कितने टाइम मेटाबोलाइज होगी, एवरीथिंग. एंड इट्स पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, और इनके इंसानों के ऊपर उसके क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका इल्म, नॉलेज होना जरूरी है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एंटीबायोटिक. क्लियर? और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन दे आर एंटीबायोटिक्स. क्लियर? सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जितने बड़े लेवल पे इनकी प्रोडक्शन हो रही है उतने ही ज्यादा फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं. सो प्रॉब्लम्स कहां पर आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स? The problems related to antibiotics is that the massive quantities of antibiotics are produced, बहुत बड़े पैमाने पर ये बनवाई जा रही हैं, सिंथेसाइज करवाई जा रही हैं, but the problem of जो मेजर प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट्स तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ द मेजर प्रॉब्लम इज ऑफ antibiotic resistance. Antibiotic resistance. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुकी है किसके अंदर? इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और वो किस वजह से आ रही है? रेजिस्टेंस क्या है कि आपने समटाइम्स नोट किया होगा कि आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा.
उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पेशली बैक्टीरिया ही होते हैं, वो उनके पास ऐसे जीन्स मौजूद हैं। हमने प्लाज्मिड पढ़ा था, प्लाज्मिड में हमने बात की थी, दे हैव गॉट द जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑन दैम। सो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं, दे सिंथेसाइज दैम, और जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक का जो असर होता है उनके ऊपर नहीं होता, दे आर नॉट बीइंग किल्ड, बल्कि वो उससे ऐसे ही जैसे इम्यून हो गए। ठीक है, तो इस वजह से ऐसी एंटीबायोटिक्स जो मैसिवली यूज हो रही हैं, दे कैन कॉज एंड दे आर कॉजिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसके पीछे कुछ वजूहात, जिनमें से बड़ी वजूहात, द मेन रीजंस आर, नंबर 1, इनएफिकेसी। सबसे पहली चीज इनएफिकेसी, जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है वो इफेक्टिव ही ना हो उस बीमारी के खिलाफ जो जिसके खिलाफ वो इस्तेमाल हो रही है। सो अनइफेक्टिवनेस, तो ये चीज ज़हन में रखनी है। पहली चीज, ड्यू टू ineffectiveness of an antibiotic against the disease। आपने पढ़ा हुआ है ग्रेड 10 के अंदर कि कुछ नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, कुछ जो आती हैं वो मुख्तलिफ उनके ग्रुप्स होते हैं, कुछ कैटेगराइज मेजर टाइप्स होती हैं, वो एक मखसूस इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको कोई GIT इन्फेक्शन है, लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता, तो आप ऐसी एंटीबायोटिक ले रहे हैं जिसका GIT पे इफेक्ट नहीं है, आप जितनी मर्जी उसकी हाई डोज ले लें तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका नुकसान ये होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो बैक्टीरिया वो जीन्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो उसके खिलाफ आइंदा भी अगर वो इसी बीमारी के लिए इस्तेमाल होगी, उस जेन्युइन डिजीज के लिए इस्तेमाल होगी, तो उसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं रहेगा। क्लियर? और दूसरा नंबर, द सेकेंड थिंग विच इज क्रिएटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द लॉन्ग term use of antibiotics। लॉन्ग टर्म यूज का मतलब है कि आमतौर पर जो अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो प्रिस्क्राइब करता है, तो आप उसको लंबे अरसे तक अगर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, सो दैट इज अगेन अ रीजन विच इज कॉजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, unfortunately, but it is very common practice in our countries, that is self-medication. That is self-medication. मुझे एरिथ्रोमाइसिन से आराम आ गया था गले का, लीवोफ्लॉक्सासिन से आराम आ गया था मुझे, मेरा गला ख़राब हुआ था, सोर थ्रोट था, ठीक है, तो मेरे किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव का उसका भी गला ख़राब हुआ, उसने मेरे सामने जिक्र किया, तो मैंने उसे कहा भाई ये बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसन है, ठीक है, आप जो है वो लीवफ्लॉक्स लें, ठीक है, आप लीवोफ्लॉक्सासिन लें या आप एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करें। भाई मेरे उसकी जो नौयत है और उसका जो कोर्स है उसका उस ऑर्गेनिज्म का, उसके ऊपर इफेक्ट होना ना होना, दैट इज़ समथिंग एल्स। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस एंटीबायोटिक से मुझे आराम आ गया उससे बाकी दूसरों को भी आराम आ जाए, सो दैट इज़ नॉट द केस। सो इस वजह से भी, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी डियर स्टूडेंट्स, जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ गई। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली द antibiotics, these antibiotic misuse can cause damage to normal cells as well। नॉर्मल सेल्स को भी किल कर सकते हैं, उनको इफेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, and in severe cases may lead to death। यहां पर कुछ एग्जांपल्स कोट की गई हैं, तो ये इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि इससे डेथ भी हो सकती है। सो
मिस यूज़ के हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये MCQs के लिए बहुत अहम है, इसको याद रखना, आपने मार्क कर लेना, ठीक है। द मिस यूज़ ऑफ पेनिसिलिन, मिस यूज़ ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पता है आपको डियर स्टूडेंट्स? The first ever antibiotic which was discovered by Sir Alexander Fleming in 1928. सब दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक ये जो बनाई गई थी, that was actually डिस्कवर हुई थी। So इसके जो मिसयूज होगा, मिसयूज ऑफ पेनिसिलिन, it causes allergic reactions. It causes allergic reactions. Dear students, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को सूट ना करे, तो अगर उससे एलर्जी खुदा ना खास्ता हो जाए, ये जानलेवा साबित हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें फौरी तौर पर हमारी बॉडी जो है वो स्वेल होना शुरू होती है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो है वो एक अलामत बताता हूँ, साइन बताता हूँ कि अगर आपको किसी केमिकल से एलर्जी हो जाए, किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाए, तो फौरी तौर पर क्या होगा, आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर रेड रेड के पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, ये मुंह की और आंखों की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये हाथ पाँव की स्वेलिंग स्टार्ट हो सकती है। सो इट मीन्स दैट इज स्वेयर एलर्जिक रिएक्शन। तो ये मिसयूज ऑफ पेनिसिलिन से ऐसा होता है। इसी तरह से द मिसयूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन can cause auditory nerve paralysis, which may lead to permanent deafness. उससे हमेशा के लिए इंसान बहरा भी हो सकता है। सो हमारी ऑडिटरी नर्व, ये बेसिकली 8वीं क्रेनियल नर्व है, 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ग्रेड 10 में आपने ईयर के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का मिसयूज से ऐसा हो सकता है। इसी तरह से द मिसयूज ऑफ tetracycline, so misuse of tetracycline can cause permanent discoloration of teeth. Clear? परमानेंट डिस्कलरेशन का मतलब यह है कि जो टीथ का नॉर्मल कलर क्या है, वाइट होते हैं हमारे टीथ, उसके तो डिस्कलरेशन का मतलब यह है कि वो येलोइश और इसी तरह के डार्क कलर के स्टेन होना शुरू हो जाए, और आमतौर पर ये परमानेंट स्टेनिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ग्रेड 10 में पढ़ा था कि टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं ये 8 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, कोई बहुत बड़ी सिवियरिटी नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट जो एज देयर इज़ द प्रोसेस ऑफ डेंटिशन। तो ये डेंटिशन का प्रोसेस, दांत जो परमानेंट दांत होते हैं उनके ग्रो करने, या जो से मिल्क टीथ होते हैं उनके जो फॉल करने का टाइम होता है, तो ये उसके साथ जो उनके मेटाबॉलिज्म के साथ ये इंटरफेयर कर सकती हैं, और ऐसे बच्चों के ख़ास तौर पर जो टीथ की जो डिस्कलरेशन है ये हो सकती है, और ना सिर्फ उनके अंदर, ये एडल्ट्स के अंदर भी सेम इज़ द केस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एंटीबायोटिक्स को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, बग़ैर किसी ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के इसको खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे जान के लाले भी पड़ सकते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।